हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का इतिहास का 8वां चैप्टर करेंगे, जो कि है भारतीय जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। सबसे पहले हम इसके मुख्य बिंदुओं को देख लेते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो पहली बिंदु है हमारी 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन ये आ सकता है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना बनारस में कब की गई थी, तो 1791 में की गई थी, या फिर आज ये आ सकता है हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ये बनारस में की गई थी। विलियम्स जॉन्स 1783 में कलकत्ता आए थे। जॉन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिमी दोनों को प्राचीन संस्कृति के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 में पारित किया गया। अंग्रेजी शिक्षा जो अधिनियम कानून था वो 1835 में पारित किया गया था। आगे देखते हैं, आगे हमारा कि विलियम्स जॉन्स, हेनरी थॉमस कोलब्रुक तथा नेथेनियल हॉल्डेड ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोगों को प्राच्यवादी कहा गया। जो लोग एशिया की भाषा और एशिया की संस्कृति का ज्ञान रखने वाले लोगों को प्राच्यवादी कहा गया। 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए। 1854 की नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने बहुत सारे अहम कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया। सरकारी के जो शिक्षा विभाग थे उनका गठन किया गया, ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों को सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। ताकि शिक्षा संबंधी जितने भी मामले हैं, इन सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण रखा जा सके। अगला है हमारा कि विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए थे। कि विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था भी के विश्वविद्यालय भी होने चाहिए, क्योंकि जो बच्चे हैं वो उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे। एक कलकत्ता, मद्रास, मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही थी। उस समय कौन सी? कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही थी। स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास भी किए गए कि जो स्कूली शिक्षा जिस तरीके से दिए जा रही है उसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए। अब आता 1854 के वुड के नीति पत्र की मुख्य बातें। आर्थिक क्षेत्र में शिक्षा का व्यवहारिक लाभ, भारतीयों को यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराना। इनका क्या काम था? आर्थिक क्षेत्रों में शिक्षा का व्यवहारिक लाभ, भारतीयों को यूरोपीय जीवन शैली, जिस तरीके से यूरोप की जीवन शैली से इस तरीके से यूरोप के लोग जिया करते थे, जिस तरीके से जिंदगी वो जिया करते थे, उससे अवगत कराना। तीसरा, यूरोपीय शिक्षा की भारतीयों की नैतिक चरित्र का उत्थान करना। चौथा है शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा करना, कि शासन में वो निपुण हो जाए, शासन अच्छे तरीके से कर सकें, चला सकें। अब आता है 1813। क्या? 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी। कंपनी को भय था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच में असंतोष पैदा होगा। अंग्रेजों को डर था कि लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नज़र से देखने लगेंगे। सरकार को यह भी लगता था कि स्थानीय रीति रिवाज, व्यवहार और मूल्य, मान्यताओं और धार्मिक विचारों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ देशी लोगों को भड़का सकती है। अगला है, प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नीति चरित्र में सुधार लाना होगा, कि जो उनके नीति चरित्र है उसमें सुधार लाना होगा। नैतिकता उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही हो सकता है, कि जो अगर नैतिक उत्थान करना है तो केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही होगा। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित कर सकें। महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी यूरोपीय शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने लिखने पर केंद्रित हो। उसमें पाठ्य पुस्तकों पर तो
जोर दिया जाता है, लेकिन जीवन अनुभवों और व्यावहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है, उसको व्यवहार में नहीं लाया जाता है। अगला है हमारा, गांधी जी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं है। इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं, यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें किस तरह काम करती हैं। इससे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होंगे। वे शिक्षा के साथ साथ व्यावहारिक शिक्षा के पक्षधर थे। शांति निकेतन की स्थापना, ठीक है, शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी? तो 1901 में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना की गई थी 1901 में। आगे है, टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश से ही प्रोत्साहित किया जा सकता है, कि प्राकृतिक परिवेश हो तो उसी में सृजनात्मक शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सकता है। सृजनात्मक शिक्षा होती है कि आप अपने मर्जी से कुछ चीज़ों को सृजन कर लेना, नई चीज़ें बना लेना, कुछ टेक्नोलॉजी का उपयोग करना या फिर कुछ अपने विचार से सोच करके नई चीज़ें बना लेना, वो सृजनात्मक शिक्षा कहलाती है। अगला है हमारा कि इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला किया। उन्हें यह जगह निर्मल शांति से भरी शांति निकेतन दिखाई दी, जहां प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मक मेघ और विकसित कर सकते थे। आगे है, टैगोर को ऐसा लगता था मानो स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि वहाँ बच्चे मनचाहा कभी नहीं कर पाते थे। कलकत्ता के अपने स्कूल जीवन के अनुभवों ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफ़ी प्रभावित किया। यही कारण है कि वे रविंद्रनाथ टैगोर को शांति निकेतन की स्थापना करनी पड़ी, ठीक है, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर स्कूल को जेल की तरह मानते थे, क्योंकि वहाँ पर बच्चे अपनी मन चाही या फिर अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते थे, सारी चीज़ों उन्हें प्रतिबंध लगाए गए थे। महात्मा गांधी अंग्रेजी भाषा की बजाय भारतीय भाषाओं में ही शिक्षा चाहते थे। महात्मा गांधी का मानना था कि शिक्षा जो है अंग्रेजी भाषा की बजाय भारतीय भाषाओं में ही होना चाहिए, और वे पश्चिमी सभ्यता एवं मशीनों एवं प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर विरोधी थे। वो मशीनों का, प्रौद्योगिकी का, पश्चिमी जो सभ्यता थी उसकी आलोचना किया करते थे, जबकि टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों को सम्मिलित चाहते थे। लेकिन टैगोर क्या चाहते थे? पश्चिमी और भारतीय जो सभ्यता थी, संस्कृति, सबको मिक्सचर चाहते थे। आगे है कि अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1870 में लागू किया गया। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1870 में लागू किया गया था। अब आते हैं हमारे अतिरिक्त प्रश्न उत्तर। बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना कब और क्यों हुई? 1991 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की ताकि वहां प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले। आगे है कि विलियम्स जोन्स कलकत्ता कब पहुंचे? तो ये थे 1783 में कलकत्ता में आए थे। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो यह था 1835 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर है हमारा विलियम्स जोन्स, हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नेथेनियल हॉल्डेड ने की। प्राच्य शब्द का अर्थ क्या है? एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोगों को प्राच्यवादी कहा जाता है। ईसाई प्रचारकों ने भारत में सबसे पहले कहाँ अपना मिशनरी खोला? से रामपुर में खोला था। अगला प्रश्न है हमारा कि आपके अनुसार वुड के नीति पत्र के कौन से दो बिंदु आज भी हमारे शिक्षा का भाग हैं? ठीक है, पहला बिंदु हमारी शिक्षा का व्यावहारिक लाभ, शिक्षा को व्यवहार में लाना चाहिए। शिक्षा से नैतिक चरित्र की उत्थान होना। अगला है हमारा 9वां क्वेश्चन
19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यावसायिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध क्यों किया? प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होगा और नैतिक उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव होगा। कि नैतिक शिक्षा का उत्थान कभी होगा? जब ईसाई शिक्षा को लोगों तक पहुंचाया जा सके। अगला है हमारा प्रश्न, शांति निकेतन की स्थापना कब और किसने की? शांति निकेतन की स्थापना 1901 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? ये अधिनियम 1870 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये है दीर्घ प्रश्नोत्तर। जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति क्या रवैया रखते थे? तो इसका आंसर है जोन्स कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिमी दोनों ही प्राचीन संस्कृति के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उनका पतन होता चला गया। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 19वीं सदी की शुरुआत में ही बहुत सारे अंग्रेज ऑफिसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना क्यों करने लगे? उनका कहना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान क्या है, त्रुटि से भरा हुआ है। जो पूर्वी समाज है या फिर पूरब दिशा की ओर जितने भी देश हैं या फिर एशिया है, जो एशिया का जो ज्ञान है वो ज्ञान गलतियों से भरा हुआ है और अवैज्ञानिक है, वैज्ञानिक तौर पर नहीं है और वैज्ञानिक ज्ञान नहीं है। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही था। इसलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृति भाषा साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्च नहीं किया जाना चाहिए। कि जो अरबी और जो संस्कृति भाषा साहित्य का अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतने ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए अंग्रेजों को। अगला प्रश्न है हमारा, 1854 के वुड के नीति पत्र में कौन सी बात प्राच्यवादी ज्ञान का विरोधी थी? इस नीति पत्र में कहा गया था कि हमें जोर देकर के यह बात कहनी चाहिए कि भारत में हम जिस शिक्षा का प्रचार करना चाहते हैं उस शिक्षा का लक्ष्य यूरोप है। ठीक है, मतलब जिस शिक्षा का प्रचार भारत में करना चाहते थे वो शिक्षा, ठीक है, वो शिक्षा भारत को भी यूरोप के जैसा बना देगी। अगला प्रश्न है हमारा, ठीक है, इसी का भी और रह गया। ये है कि श्रेष्ठतम कलाओं, जैसे यूरोप में श्रेष्ठ कलाएं हैं, सेवाएं हैं, दर्शन है, साहित्य यानी यूरोपीय ज्ञान का प्रचार करना था। अगला प्रश्न है हमारा कि 1854 की नीति पत्र के बाद अंग्रेजों के शिक्षा के लिए कौन से कदम उठाए? अंग्रेजों ने कौन से कदम उठाए या शिक्षा के लिए कौन कौन से कदम उठाए? 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया, सरकारी शिक्षाएं, सरकारी स्कूल इत्यादि खुलवाए गए ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामले पर सरकार का नियंत्रण स्थापित हो सके। दूसरा पॉइंट है हमारा कि विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए। और तीसरा है हमारा कलकत्ता, मद्रास, मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही थी। चौथा है स्कूल शिक्षा प्रणाली में भी परिवर्तन का या फिर बदलने का प्रयास किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि 1854 के वुड के नीति पत्र की मुख्य बातें क्या थीं? इसमें मुख्य बातें थी कि आर्थिक क्षेत्र में शिक्षा का व्यवहारिक लाभ होगा, भारतीयों को यूरोपीय जीवन शैली का अवगत होगा, मतलब उनको जानकारी मिलेगी यूरोपीय जीवन शैली कैसी है। यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा करना, शासन के लिए वो निपुण हो जाएंगे, अच्छे शासन चलाने लायक हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी, क्यों थी?
तो इसका जवाब है हमारा, उत्तर है हमारा कि कंपनी को भय था कि प्रचारकों की गतिविधियों की वजह से जो स्थानीय जनता है उसके बीच असंतोष पैदा ना हो जाए। लोग भारत में अंग्रेजी की उपस्थिति को शक की नज़र से देखने लगेंगे। सरकार को लगता था कि स्थानीय रीति रिवाज, व्यवहार, मूल्य, मान्यताओं और धार्मिक के विचारों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ देसी लोगों को भड़का सकती है, इसलिए वो लोग डर रहे थे। अगला प्रश्न है हमारा कि ब्रिटिश शिक्षा से पहले भारत में शिक्षा किस प्रकार दी जाती थी। ईसाई प्रचारक विलियम्स एड्स के अनुसार बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं हैं। ये बहुत छोटे केंद्र थे जिसमें आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। ये पाठशालाएं संपन्न लोगों और स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थीं। कई पाठशालाएं स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थीं। शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था। आज आप जिन चीज़ों को स्कूल से उम्मीद करते हैं उसमें से कुछ चीज़ें उस समय की पाठशालाओं में भी मौजूद थीं, जो कि आज के समय आप जिन चीज़ों की उम्मीद करते हैं कि स्कूलों में ये चीज़ें होनी चाहिए, तो उस समय भी स्कूलों में वो चीज़ें थीं। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी, छपी हुई किताबें नहीं होती थी, पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी, पाठशाला की कोई इमारत, कोई बिल्डिंग अलग से नहीं होती थी, बेंच कुर्सियां नहीं होती थी, ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे। अगर अलग से कक्षाएं लेने, बच्चों की हाजिरी लेने का कोई इंतज़ाम नहीं होता था और सालाना इम्तिहान, ठीक है, मतलब इम्तिहान मतलब परीक्षा, नियमित समय सारणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। कुछ पाठशालाएं बरगद की छांव में चलती थीं, ठीक है, पेड़ के नीचे, तो कई गांव के किसी दुकान या मंदिरों में ये शिक्षाएं चलती थीं। मंदिरों के कोने में या गुरु के घर पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय की जाती थी। अगर माँ बाप अमीर हैं तो उनसे ज़्यादा फीस ली जाती थी, अगर माँ बाप गरीब है तो उनसे कम फीस ली जाती थी। शिक्षा मौखिक होती थी और क्या पढ़ना है यह बात विद्यार्थियों की ज़रूरत को देखते हुए गुरुजी तय करते थे कि बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए। विद्यार्थियों को अलग कक्षाओं में नहीं बिठाया जाता था, सभी एक जगह एक साथ बैठा करते थे, अलग अलग कक्षाएं नहीं हुआ करती थीं। अगला प्रश्न है हमारा कि महात्मा गांधी किस प्रकार के शिक्षा के पक्षधर थे। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर में थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा, स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे, कि भारतीयों के अंदर प्रतिष्ठा जागे और स्वाभिमान का भाव जागृत है, ऐसी शिक्षा चाहते थे महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। उसमें पाठ्य पुस्तकों पर तो जोर दिया जाता है, लेकिन जीवन अनुभव, व्यावहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है और जो जीवन अनुभव है, व्यावहारिक ज्ञान है, उसको छोड़ दिया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि महात्मा गांधी ऐसा क्यों मानते थे कि अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना रही है। महात्मा गांधी ऐसा क्यों मानते थे कि अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना रही है। महात्मा गांधी का कहना है, तर्क है कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। शिक्षा से क्या होना चाहिए? व्यक्ति के दिमाग और आत्मा विकसित होने चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षित नहीं होती। इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें किस तरह काम करती हैं। इससे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होंगे। वे शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में भी होते हैं कि व्यवहारिक शिक्षा भी सिखाई जानी चाहिए बच्चों को। अगला प्रश्न है हमारा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना क्यों की? ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही पा सकते हैं, प्रोत्साहन किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक गांव के परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला किया। उन्हें यह जगह निर्मल शांति से भरी शांति निकेतन दिखाई दी।
जहां प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपने स्वाभाविक सृजनात्मक मेद को और विकसित कर सकते हैं। टैगोर को ऐसे लगता था कि मानो स्कूल कोई जेल है। टैगोर को ऐसा लगता था कि जैसे स्कूल कोई जेल है, क्योंकि वहाँ बच्चे मनचाहा नहीं कर सकते थे। और कलकत्ता के अपने स्कूल जीवन के अनुभवों ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफ़ी प्रभावित किया था, क्योंकि जो स्कूल में जो टैगोर कलकत्ता में स्कूली शिक्षाएं पढ़ते थे तो उस शिक्षा से मतलब उस स्कूल के जो अनुभव था उससे काफ़ी प्रभावित हुए। यही कारण था कि रविन्द्रनाथ टैगोर को शांति निकेतन की स्थापना करनी पड़ी। अगला प्रश्न है हमारा, रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के शिक्षा के बारे में कमोबेश एक जैसी राय थी, लेकिन दोनों के बीच अंतर क्या था? महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा की बजाय भारतीय भाषा में ही शिक्षा चाहते थे और वे पश्चिमी सभ्यता, मशीनी प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। ठीक है, जो कि मशीनों और प्रौद्योगिकी की उपासना करते हैं उनके कट्टर विरोधी थे, जबकि टैगोर आधुनिक शिक्षा, पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों को सम्मिलित चाहते थे। इसलिए उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान प्रौद्योगिकी शिक्षा पर भी जोर दिया। अगला प्रश्न है हमारा कि रविन्द्रनाथ टैगोर किस प्रकार की शिक्षा के पक्षधर थे? टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कमोबेश एक जैसी राय थी। दोनों की एक जैसी ही राय थी, परंतु दोनों में अंतर भी था। ठीक है, दोनों में अंतर था। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय सभ्यता के श्रेष्ठ तत्वों को सम्मिलित चाहते थे, कि मतलब जो आधुनिक शिक्षा है और भारतीय सभ्यता, उन दोनों को सम्मिलित करके जो श्रेष्ठ है उसको सम्मिलित कर लिया जाना चाहिए। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया। मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चों के प्रश्न बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, और ये अंतिम भी प्रश्न है, टैगोर महात्मा गांधी के शिक्षा के बारे में क्या राय थे? टैगोर महात्मा गांधी की शिक्षा के बारे में क्या राय है या क्या राय थी? बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कमोबेश एक जैसी राय रखते थे, लेकिन दोनों के बीच में फर्क भी था। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनी प्रौद्योगिकी के कट्टर विरोधी थे। वे स्वदेशी के पक्षधर थे, जबकि टैगोर आधुनिक और जो भारतीय परंपरा के जो श्रेष्ठ तत्व हैं उनको सम्मिलित शिक्षा चाहते थे, ताकि पश्चिमी शिक्षा और जो भारतीय शिक्षा है उनके श्रेष्ठता से भारत का विकास हो सके, भारत की शिक्षा अच्छी हो सके। मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चों के बहुत अच्छे समझ में आया होगा। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।